हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा है कि प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं और कैसे उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एसेंट ऑफ सेप्ट थियरी को पढ़ा था। एसेंट ऑफ सेप्ट क्या है? प्लांट ने जो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब किया है और उसको प्लांट के एरियल पार्ट्स में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पहुंचाया जाएगा, ये थियरी या ये मैकेनिज़्म जो है ये एसेंट ऑफ सेप्ट कहलाती है। इसमें हमने कुछ 3 थियरी पढ़ी थी कल के लेक्चर में, जिसमें पहली थी वाइटल थियरी, रूट प्रेशर थियरी एंड थर्ड थी फिजिकल थियरी। वाइटल थियरी को हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि रूट प्रेशर थियरी क्या है और फिजिकल थियरी में कौन सी थियरी है, कौन सी थियरीज होती है। रूट प्रेशर थियरी के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है, पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर इलास्टिसिटी का गुण प्रेजेंट होता है। कौन सा गुण? उसमें लचीलापन प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, जो कि वाटर को, जिसके कारण वाटर जो होता है या सॉल्वेंट जो होता है वो उन सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। सेल्स में एंटर करने की वजह से सेल्स फूलेगी, सेल्स फूल रही है या टर्जिट हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वॉल पर प्रेशर बन रहा है। इससे ही टेंशन इन सेल वॉल कहेंगे। क्या कहा मैंने? पेरेन्काइमा सेल इलास्टिसिटी का गुण प्रेजेंट है, जो कि वाटर या सॉल्वेंट के एंटर करने से फूल जाएगी। फूलने की वजह से उसके सेल वॉल के ऊपर एक तनाव लगेगा या फिर उसको प्रेशर फील होगा। सेल्स के अंदर ये प्रेशर या जो तनाव बन रहा है, सेल्स अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए इसको कम करना चाहेगी। अब कम कैसे करेगी? ये इसने जो वाटर मॉलिक्यूल्स को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एंटर हुए हैं जो इस सेल्स के अंदर, ये इस वाटर या सॉल्वेंट को या द्रव्य को पास वाले सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगी। कौन से सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर रही है? वेसल सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर रही है। किसको? जो वाटर या सॉल्वेंट जो पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर एंटर हुए हैं उसको पास वाली वेसल सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, पहली वाली तो सेल जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ गई, लेकिन अभी दूसरी वेसल सेल्स के अंदर वाटर आने की वजह से उसमें भी तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा ना। तो इसी थियरी को रूट प्रेशर थियरी के नाम से जाना जाता है। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है ये? जैसे कि एक सेल में प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसने अपना पानी या जो उसने सॉल्वेंट को एंटर हुए थे वो पास वाली सेल में पंप कर दिया। ऐसे मानो सेल नंबर फर्स्ट, सेल नंबर ए में वाटर एंटर हुआ, पेरेन्काइमा सेल है, वाटर एंटर हुआ, सेल टर्जिट हुई। टर्जिट होने की वजह से इसका वॉल पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। सेल टर्जिट हुई, सेल टर्जिट होने की वजह से सेल वॉल पे प्रेशर हुआ। सेल वॉल पे प्रेशर, अब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए क्या करेगी? इस वाटर को अपने पास में जो सेल्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर देगी। कौन सी सेल्स है इसके पास में? वेसल सेल्स है, इनको ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगी। अब सेल नंबर बी के अंदर क्या होगा? सेल नंबर बी के अंदर सेल की वॉल पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने वाटर को एंटर हुआ है ना, वाटर इसके अंदर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर एंटर हुए हैं बी सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से इसकी वॉल पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। और ये प्रेशर अपने आप को रिलैक्सिंग स्टेट में लाने के लिए ये सेल नंबर सी के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगी। ऐसे ही वाटर का ट्रांसपोर्ट ई, बी, सी और आगे डी, ई तक सेल्स तक होता जाएगा। इसे ही रूट प्रेशर थियरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस थियरी की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है या फिर इसकी क्या सीमाएं हैं? बहुत लंबे प्लांट्स जो होते हैं या कॉनिफर प्लांट्स जो होते हैं उनमें प्लांट रूट प्रेशर थियरी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं, उसमें वाटर जो है वो रूट प्रेशर थियरी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सेल्स के अंदर इतना रूट प्रेशर नहीं बनता, इतना प्रेशर नहीं बनता कि वो इतने लंबे प्लांट्स में 200 मीटर लंबे प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दे। तो फिर एग्जैक्टली वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, इसके लिए हम फिजिकल थियरी पढ़ेंगे। फिजिकल थियरी में हम देखने वाले हैं डिक्शन थियरी ऑफ कोहेशन। डिक्शन थियरी ऑफ कोहेशन किसने दी थी? डिक्शन ने और जोली ने इसको दिया था। कब दिया था? इसको दिया था 1894 में। ये थियरी जो है डिक्शन एंड जोली द्वारा दी गई है 1894 में। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये थियरी कैसे वर्क करती है? इन्होंने बोला कि ये थियरी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। कोहेशन फोर्स पे, फर्स्ट नंबर कोहेशन फोर्स पे, सेकंड कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे, थर्ड है ट्रांसपिरेशन फ्लूइड पे। कोहेशन फोर्स क्या है?
एक वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ डायग्राम में देखिए वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने बनाया है एक ऑक्सीजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम होता है और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट होगा। और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि एक वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल है ये, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसने हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ में कंबाइंड हो गए। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। 2, देखिए ये डायग्राम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। कौन से फोर्स के थ्रू, कोहेशन फोर्स के थ्रू। वाटर मॉलिक्यूल्स तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वाटर जो है वो जाइलम की वेसल से या सेल वॉल से भी जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा फोर्स के थ्रू, जाइलम, वाटर के में जो एटम्स होते हैं और जाइलम की सेल्स में जो एटम्स होते हैं, सेल वॉल में जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं, उनमें भी अट्रैक्शन होता है, उनमें भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। इस फोर्स को क्या कहेंगे, इस फोर्स को एडिशन फोर्स कहेंगे। क्या कहा मैंने, कोहेशन फोर्स पे डिपेंड करती है, किसके बीच में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कोहेशन फोर्स प्रेजेंट होता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और सेल्स की वॉल्स के साथ में भी वाटर इंटरेक्ट करता है। कौन से फोर्स के थ्रू, एडिशन फोर्स के थ्रू। अब कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही कोहेशन और एडिशन फोर्स पे डिपेंड कर रही है। क्या कि जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर दें, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जाइलम वेसल्स के सेल्स में एडिशन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा और आपस में कोहेशन फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। और ये एक लीव से लेकर रूट तक एक कॉलम का या या फिर एक रो का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। इसे ही कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉलम कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल को समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि प्लांट की लीव्स जो होती है उनमें बेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है और वो फोटोसिंथेसिस करती है, जिसमें फूड का स्टोरेज होता है, और उन्हीं सेल्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का लीफ की मेसोफिल सेल से लॉस हो जाना। क्या कहा मैंने, वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ की मेसोफिल सेल से लॉस हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, इसे ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सेल में, जैसे ये मानो लीफ की मेसोफिल सेल्स है, ये इस सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। अब ये सेल जो है अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए अपनी पास वाली सेल से वाटर को लेगी, पास वाली सेल से वाटर को तो ले लिया, लेकिन सेकंड सेल नंबर बी के अंदर डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा। डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डीपीडी इंक्रीज हो गया, डीपीडी अपने आप को सेल नंबर बी अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी और पास वाली सेल से वाटर को इंक्रीज करेगी। ऐसे ही लीव अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए स्टेम सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, स्टेम सेल रूट सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और रूट सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब करेगी रूट हेयर से, और एक जिसके द्वारा लीव से लेकर रूट हेयर तक एक पुल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि काम क्या कर रहा है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। कंडीशन क्या है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन किस चीज़ का हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। कहाँ से, मेसोफिल सेल से। मेसोफिल सेल्स का डीपीडी इंक्रीज हुआ, ये अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए स्टेम की सेल से वाटर को लिया, स्टेम सेल से वाटर स्टेम ने रूट से लिया और रूट ने रूट हेयर से वाटर को लिया। डायग्राम को देखो, ये मैंने ट्रांसपिरेशन पुल को समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें लीफ की मेसोफिल सेल्स स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ की मेसोफिल सेल्स से ट्रांसपिरेशन हुआ तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ या इन्वायरमेंट में चला गया।
अच्छा ठीक है, अब इन सेल्स का डीपीडी इंक्रीज़ हुआ, डीपीडी इंक्रीज़ हो गया। अब उसको स्टेबल कंडीशन में लेने के लिए क्या करेगी, ये अपने पास वाले सेल से वाटर को लेगी। स्टेम सेल से वाटर को लिया, स्टेम सेल ने वाटर को रूट सेल से लिया, रूट ने वाटर को लिया है रूट हेयर से। वाटर कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट हेयर ने वाटर को अब्जॉर्ब किया है, जो कि जाएगा स्टेम रूट्स के अंदर, रूट्स के थ्रू स्टेम सेल से होता हुआ, स्टेम की जाइलम सेल से होता हुआ कहाँ जाएगा, लीव्स में। और लीव्स के हर एक पार्ट में और स्टेम के हर एक एरियल पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यही होता है एसेंट ऑफ सेप या ट्रांसपिरेशन पुल। क्या देखा है हमने देखा रूट प्रेशर थियरी क्या है, पेरेन्काइमा सेल्स में इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने की वजह से उनमें टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा और इस अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए ये अपने वाटर को पास वाली सेल्स में ट्रांसफ़र कर देगी या ट्रांसपोर्ट कर देगी। इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये हायर प्लांट्स में, ये कॉनिफर प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट इस थियरी द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर हमने पढ़ा डिक्सन थियरी ऑफ कोहेशन। कोहेशन फोर्स क्या है, कोहेशन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये फोर्स ही कोहेशन फोर्स कहलाता है। किसकी वजह से आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कोहेशन फोर्स के थ्रू। और ये सेल वॉल को, किसके सेल वॉल को, जाइलम वेसल्स के सेल वॉल को भी आपस में अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, उसमें एडिशन फोर्स होता है। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल का फॉर्मेशन होना। ये कंटिन्यूटी वाटर मॉलिक्यूल्स ये है कि वाटर जो है रूट ने एब्जॉर्ब किया, रूट से स्टेम सेल में जाएगा, स्टेम से लीव्स में जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन और एडिशन फोर्स की वजह से ये पुल बना हुआ रहेगा या फिर ये कॉलम बना हुआ रहेगा, टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूट रहा, क्योंकि कोहेशन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली या कोवेलेंटली बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, इस वजह से कोहेशन और एडिशन फोर्स की वजह से ये कॉलम टूटता नहीं है। फिर हमने देखा है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल में हमने देखा वाटर जो है, रूट हेयर्स ने वाटर को अब्जॉर्ब किया, वाटर जाइलम वेसल से होता हुआ रूट की सेल्स में गया, रूट सेल से स्टेम सेल में, स्टेम से लीव्स की ओर और लीव्स से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक पार्ट में। इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है या एसेंट ऑफ सेप प्रोसेस क्या है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।